यानी तुम कुम्हार लुहार बढ़ई नाई मोची इनके बच्चों को फिर से कुम्हार लुहार बढ़ई नाई मोची बनाने जा रहे हो? ये कौन सी स्किल की ट्रेनिंग? वर्ण व्यवस्था यही है, मनुस्मृति यही है। गंभीरता से सब राजपूत क्षत्रिय सवर्ण रहोगे पिछड़ा, और आप कब दलितों और आदिवासियों के खिलाफ खड़े हो जाओगे आपको भी पता नहीं चलता। सारे लोगों की बात नहीं कह रहा हूं मैं, सारे ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूं। ओबीसी में एक तबका बहुत तेजी से मजबूत हो रहा है, समझदार हो रहा है। यह देश संविधान से चल रहा है, तो उस दावे के बीच क्या मनुस्मृति या मनुस्मृति का विचार, मनुस्मृति की अपनी पूरी रचना प्रक्रिया, उनकी संकल्पनाओं का जो देश है, जैसा देश मनुस्मृति के लोग चाहते थे, कहीं हम उस दिशा में तो नहीं जा रहे? तो मैंने अपनी पसंद से यह विषय चुना है। चूंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और पिछले 1 दशक से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरा एक फर्ज यह भी बनता है कि मैं आंकड़ों के साथ इस बात का मूल्यांकन करूं कि संविधान की वजह से इस देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के वजूद किस स्थिति में है, कहां खड़े हैं, मनुस्मृति का विचार क्या कहता है, मनुस्मृति को कैसे हम कहते हैं कि संविधान बनाम मनुस्मृति का सवाल है ये। तो मैं अपनी बात ज्यादा वक्त न लेकर के शुरू करूं, उससे पहले मेरे कुछ सवाल रहेंगे। हर बार की तरह मेरी ये कोशिश रहती है कि कुछ सवालों को आप सुने। शायद 1 घंटे का वक्तव्य होता है, जहां तक मैंने इस पूरी बातचीत का सिलसिला देखा है, तमाम साथी हमें फॉलो करते हैं और वो पूरी बात सुनते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरी बात सुनेंगे। लेकिन अगर आप बहुत हड़बड़ी में हो तो मेरे इन सवालों पर विचार करिएगा। सवाल नंबर 1, जैसे ही आप ये शब्द सुनते हैं मनुस्मृति, क्या आपके जहन में खाका बनता है? मनुस्मृति मतलब क्या? क्या थी ये मनुस्मृति? क्या लिखा है इस मनुस्मृति में? क्यों इसका विरोध किया गया और इसे जलाया गया? जलाने का पर्पस क्या था? दूसरा सवाल मेरा, संविधान बनाम मनुस्मृति हम क्यों कहते हैं? क्या संविधान ने कुछ ऐसा किया है जो मनुस्मृति के खिलाफ है? तीसरा सवाल, आज 2020 में बैठकर जो बीतने वाला है, एक नई पीढ़ी हमारे सामने, 65% युवाओं की आबादी है इस देश में। दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी भारत में है, और इन युवाओं में कितना भावबोध है, कितनी उनकी समझ है, कितना वो इस पूरे मसले को समझते हैं कि इस देश में मनुस्मृति का मतलब क्या था, वे कौन से शोषण और हथियार थे जिनके चलते इस देश के वंचितों, शोषितों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमानदा महिलाओं को इस देश के तमाम संस्थानों में आने नहीं देना चाहते थे। और आखिरी सवाल मेरा, आज आपके पास आंकड़े हैं क्या कि शिक्षा में, रोजगार में, और रोजगार का मतलब सरकारी नौकरियां जहां आरक्षण लागू है, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, तमाम प्राइवेट संस्थानों में इस देश के वंचितों, शोषितों की नुमाइंदगी कितनी है? ये आखिरी सवाल मेरा होगा। और फिर अब इस सवाल के जरिए मैं अपने विषय पर आता हूं कि आज ये विषय से जुड़ा हुआ मेरा सवाल रहेगा और इसी की बात मैं आगे रखूंगा कि आज देश में शिक्षा व्यवस्था में इस समाज के, इस देश के वंचित तबके, जिसके खिलाफ मनुस्मृति क्या क्या कहती है, ये भी हम आगे जिक्र करेंगे। ये कहती थी कि इनको शिक्षा का हक नहीं मिलना चाहिए, दलितों को, शूद्रों को, शूद्र और अतिशूद्र। मेरे तमाम यादव जी लोग
हमारी जाति के लोग बड़े नाराज हैं आजकल मुझसे। वे लोग, उसका एक तबका, सारे लोग नहीं, उस जाति का एक तबका जो बड़ी शिद्दत से मानता है कि हम यादव राजपूत हैं, हम शूद्र वुद्र नहीं हैं। और बेहद भला बुरा मेरे लिए कह भी रहे हैं कि ये एक नया नया प्रोफेसर है, ये जब तक मोदी को गाली देता है, हालांकि गाली वाली जैसा शब्द उचित नहीं है, हम जब तक उनके हित की बात करेंगे तब तक उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही वो यादव जी लोग ये देखते हैं कि हम कुछ उनके भी सर्किल में घुस रहे हैं तो वो बड़ी गालियां देते हैं। मैं चिंतित होता हूं कि ज्योतिबा फूले जो खुद पिछड़ी जाति के थे, ईवी रामास्वामी पेरियार जो खुद पिछड़े तबके से आते थे, ये लोग क्यों नहीं समझ पाए कि वर्ण व्यवस्था में शूद्रों में ही आते हैं पिछड़े वर्ग के लोग। शूद्र और अतिशूद्र का विभाजन किया बाकायदे बाजाफ्ता ज्योतिबा फूले ने, पिछड़ी जाति के थे। मैंने दस्तावेज मांगे, नहीं दिए। उन यादव जी लोगों से भी मैंने एक सवाल पूछा था, अगर आप सब राजपूत थे तो ये देश के शिक्षण संस्थानों में आप क्यों नहीं आ पाए? आप इस देश को चलाने वाले लोगों में क्यों नहीं शामिल हो पाए? आप क्यों बाकी पिछड़ी जातियों की तरह ही पिछड़ी जातियां हैं? थोड़ी आपकी आबादी ज्यादा है, थोड़ी आपके पास जमीनें कृषि पशुपालन के पेशे से जुड़े थे, तो हो सकता है आपने आरक्षण का लाभ ज्यादा लिया हो। आंकड़े नहीं है इसका, ये भी एक वेग टर्म है। ये आरएसएस की परिभाषा है कि यादवों को ज्यादा लाभ मिला है। मैं तो कह रहा हूं कि यादवों को कितना लाभ मिला है इसके भी आंकड़े होने चाहिए। और अगर वाकई जिन जिन परीक्षाओं में जिन जगहों पर ज्यादा लाभ मिला है, उन जगहों पर उनकी बजाय बाकी को तवज्जो देना चाहिए, लेकिन इसके पहले आंकड़े होने चाहिए। तो ये सवाल मेरे उनसे रहते हैं कि आप क्यों इतना पिछड़ गए, आप क्षत्रिय थे तो आपके साथ इतना अन्याय क्यों हुआ, आप कहीं देश चलाने में क्यों नहीं है, आप कहते हैं कि राजा महाराजा बहुत सारे लोग थे, तो राजा तो बहुत सारी जातियों के थे, बहुत सारी जातियों के लोग राजा महाराजा थे, सब क्षत्रिय हो गए। क्या क्षत्रियों ने यह बात मानी? शिक्षा व्यवस्था में आप कितने हैं? आप ओबीसी में क्यों हैं अब तक? और ओबीसी में होने के बाद भी आपको लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? ये तमाम सवाल हैं जिसको लेकर के मैं तो आज जाता है तो उनसे भी एक सवाल करता हूं। ओबीसी खासकर यादव जी लोग, 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आंकड़े, और यहां से मेरी आज की बातचीत शुरू हो रही है कि शिक्षा व्यवस्था में, उच्च शिक्षा में देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आंकड़े जो मैंने खुद अपनी आईटीआई से जुटाए हैं, इन आंकड़ों को आपके बीच में रखकर अपनी बात शुरू करता हूं। ओबीसी का आंकड़ा सबसे पहले दे रहा हूं, कुछ वजह है इसकी। 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्रोफेसर के पद पर 269 यानी 269, ये वो आरटीआई है जो मैंने लगाई थी। आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा, आप जूम कर लीजिए। 23 जुलाई 2020 को इसका जवाब मुझे मिला था, मेरे नाम से है, मैंने जोखिम उठाकर ये आरटीआई लगाई थी। उसके मैंने डेटा यहां कलेक्ट किए हैं और अपने ढंग से इसको मैनेज किया है। उस डेटा में से पहले ओबीसी का आंकड़ा पढ़ता हूं। 269 यानी 269 प्रोफेसर की सैंक्शन पोस्ट है ओबीसी की 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, और आज की तारीख यानी 1 जनवरी 2020 तक केवल 9 प्रोफेसर पद पर ओबीसी हैं। 260 पद खाली हैं, यानी तकरीबन 97% ओबीसी के प्रोफेसर के पोस्ट वैकेंट हैं। इस पर नियुक्ति ही बंद कर दी गई है, नहीं हो रही है, गिनी चुनी कहीं की नियुक्ति हो रही है। सब ओबीसी, लोधी ओबीसी कहते हैं खुद को राजपूत, यादव ओबीसी खुद को राजपूत कहते हैं, और तमाम जातियां जो खुद को राजपूत कहती हैं। एक सवाल उनसे आऊंगा, इस राजपूत बनाम शूद्र वाली बहस पर मेरा एक कमेंट है, वो अभी देता हूं, पहले आंकड़े सुनिए। एसोसिएट प्रोफेसर पे 544 पद हैं, 544 सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें 31 प्रोफेसर ओबीसी हैं। एसोसिएट प्रोफेसर 513 पोस्ट वैकेंट है, यानी तकरीबन 95% पोस्ट ओबीसी की एसोसिएट प्रोफेसर पर वैकेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2178 पद हैं सैंक्शन ओबीसी के लिए, जिसमें से 1267 लोग अपॉइंट हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पे। 911 पोस्ट खाली है, यानी तकरीबन 42% असिस्टेंट प्रोफेसर के भी पोस्ट वैकेंट है। तो ये तमाम राजपूत जातियों के लोग जरा ये सवाल पूछें कि ओबीसी की इतनी बुरी हालत क्यों है, शूद्र नहीं है तो। अब आखिरी कमेंट ये वाली बात यहीं क्लियर कर दूं, तब आगे बढ़ता हूं। अगर आप शूद्र नहीं है तो आप क्या हैं?
ये एक पक्ष है। इसके लिए ऐतिहासिक दस्तावेज दिखाइए। आप राम के बगल में कृष्ण को खड़ा करते हैं, आप पूछिए, आप पूछ सकते हैं, मेरी बहस ये नहीं है। मेरे पुरखे ज्योतिबा फुले और पेरियार ने मुझे ये नहीं सिखाया, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, पेरियार लल्लई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, उन लोगों को जब मैं पढ़ता हूं, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु पढ़ता हूं, तो उन्होंने ये नहीं समझाया। खैर, क्यों ना इस बात पर आप मानिए कि ये अहंकार छोड़ दीजिए कि आप राजपूत हैं। अगर आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि आपको शूद्र कहा जाता है, जबकि फूले ने कहा कि दलित और आदिवासी जातियों को तो कहा गया कि बहुत ही शूद्र हैं, बाजाफ्ता लिखा है, प्रमाणों के साथ लिखा है। वो राम और कृष्ण की तरह मिथकी चरित्र नहीं है जिनके किस्से जहन तक होंगे लेकिन उनके प्रमाण नहीं होंगे, वो आस्था का विषय। आप पूछते हैं, बेशक पूछिए, लेकिन फूले जो बात नहीं समझ पाए, पेरियार नहीं समझ पाए, ललई नहीं समझ पाए, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु नहीं समझ पाए, रामस्वरूप वर्मा नहीं समझ पाए, और आज के ये लोधी लोग, यादव लोग और तमाम और लोग खुद को राजपूत कहते हुए समझ लिखे। तो ये एक सवाल है। मेरा एक इसका विकल्प मैं दे रहा हूं। अगर बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता है कि आपको कोई शूद्र कहे, एक विकल्प ले लो भाई। आप कहो कि वर्ण व्यवस्था विरोधी हैं, हम ये सारी वर्ण व्यवस्था को नकारते हैं। आप बनोगे राजपूत, छत्री, सवर्ण, रहोगे पिछड़ा, और आप कब दलितों और आदिवासियों के खिलाफ खड़े हो जाओगे आपको भी पता नहीं चलता। सारे लोगों की बात नहीं कह रहा हूं मैं, सारे ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूं। ओबीसी में एक तबका बहुत तेजी से मजबूत हो रहा है, समझदार हो रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। ये मेरी एक बात है जिसको मैं यहीं खत्म करता हूं, और ये विकल्प आपको दे रहा हूं। ध्वस्त करो ये वर्ण व्यवस्था। मत कहो अपने को राजपूत, मत कहो शूद्र, कहो कि हम कृषक कामगार जातियां हैं, हम श्रमजीवी जातियां हैं, और श्रम का मूल्य हमें चाहिए, और श्रम के मूल्य के लिए लड़ो, अपनी हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व के लड़ो। ये मेरा एक स्पष्ट मानना है जो आपके पास है। अब मैं उच्च शिक्षा से शुरू करता हूं और फिर शिक्षा व्यवस्था और मनुस्मृति से इसका रिश्ता ये बता रहा हूं। मौजूदा हालात से इसको शुरू किया गया। मौजूदा हालात में उसी आईटीआई में 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। मेरी आईटीआई के ये सारे आंकड़े हैं, घर घर पहुंचाइए इस बात को। सवाल पूछिए उन लोगों से जो कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उनसे पूछिए कि ये 85% हिंदू इस देश के प्रोफेसर क्यों नहीं बन पाए भाई? हिंदुओं का ही तो शासन है इस देश में, हिंदुओं की ही तो सारी नुमाइंदगी है इस देश में। कोई मुसलमान और कोई सिख या कोई इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी आपकी है, उनके तो राज नहीं रहे। तो ये आंकड़े क्या बताते हैं? शुरू करिए। प्रोफेसर की पोस्ट पर शेड्यूल कास्ट के सैंक्शन पोस्ट है 297, तकरीबन 300, और शेड्यूल कास्ट यानी दलित प्रोफेसर 51 काम कर रहे हैं, 246 पोस्ट खाली है, यानी तकरीबन 83%, यानी 83% प्रोफेसर की पोस्ट दलितों की खाली छोड़ दी गई है। शेड्यूल ट्राइब यानी आदिवासियों की 133 पोस्ट सैंक्शन है प्रोफेसर की, जिसमें केवल 8 आदिवासी प्रोफेसर पूरे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में है। 125 पोस्ट खाली है, यानी लगभग 94% आदिवासी प्रोफेसर की पोस्ट वैकेंट है 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। और ओबीसी का आंकड़ा बता दिया, तकरीबन 97% पोस्ट ओबीसी के प्रोफेसर की खाली है। एसोसिएट प्रोफेसर में एससी करके आंकड़ा 77% एससी के पोस्ट वैकेंट है एसोसिएट प्रोफेसर में। शेड्यूल ट्राइब यानी आदिवासी के 87% पोस्ट खाली हैं। ओबीसी के 94 यानी 95%, 94.35% है। 95% एसोसिएट प्रोफेसर के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के ओबीसी के पोस्ट खाली हैं, कोई प्रोफेसर इनका नहीं। पीडब्ल्यूडी के 86% प्रोफेसर, 91% एसोसिएट प्रोफेसर और 51% असिस्टेंट प्रोफेसर के पीडब्ल्यूडी के पोस्ट खाली हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर पे यह आंकड़ा 30% एससी की पोस्ट खाली है, 33.47% एसटी की, 41.82% ओबीसी की। ये पूरा आंकड़ा है, ये आरटीआई का पूरा दस्तावेज है। गर्व से कहें आप हिंदू हैं। आरक्षण कब लागू हुआ उच्च शिक्षा में? 90 के बाद। 90 के बाद आरक्षण लागू हुआ। 90 के पहले इन संस्थानों में आरक्षण नहीं था, तो शिक्षा किसको मिल रही थी? अगर शिक्षा मिलती सबको तो आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? और मंडल कमीशन के दौर में जो पूरा सोशल जस्टिस मूवमेंट मजबूत हुआ था, उसके चलते
इन तमाम जातियों को ये सारी चीजें मौके के रूप में मिली, बावजूद उसके गर्व से कहो हम हिंदू हैं। 30 साल बीत गए, 30 साल के आरक्षण लागू होने के बाद ये दलित, ये आदिवासी, ये पिछड़े, पसमानदा के तो आंकड़े नहीं है, ये सारे लोग, ये लोग अगर हिंदू हैं तो ये प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, केवल 40 विश्वविद्यालय जो केंद्रीय हैं, अभी ये आंकड़े उनके हैं मित्र। तो दोस्तों, इस सवाल को जब आप जोर से बोल लें कि मैं हिंदू हूं, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। देखिए, अभी अनिल कुमार जी कोई हैं, वो कह रहे हैं सभी का निजीकरण किया जाना चाहिए। तो अनिल कुमार जी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि निजी क्षेत्रों में कितना आरक्षण, कौन लोग प्रोफेसर हैं, एमईटी यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में कितना आरक्षण लागू है, कौन पढ़ाता है। तो जब खूब जोर से बोल लिया करें आप हिंदू हैं, तो ये आंकड़े जरा देखा करिए। स्कूलों के आंकड़े आपके पास नहीं है, मिडिल स्कूलों के आंकड़े आपके पास नहीं है, यानी शिक्षा किसको मिल रही है। आईआईटीज की कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं, आईआईटी और आईआईएम के। आईआईटी का एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, 2015 से लेकर के 2020 का आंकड़ा है। आईआईटी, आईआईएम, जिसमें अभी एक फैसला लिया जा रहा है, सलाह दी गई है सरकार को कि आईआईटी और आईआईएम बहुत क्रीम ब्रेन की जरूरत होती है, यानी बहुत तेज तर्रार लोगों की जरूरत होती है, इसलिए यहां आरक्षण नहीं लागू होना चाहिए। आईआईटी में आरक्षण खत्म कर देना चाहिए फैकल्टी रिक्रूटमेंट में, यानी शिक्षकों, प्रोफेसर्स की जहां नियुक्ति होती है आईआईटी में, वहां आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कमजोर लोग होते हैं, निकम्मे लोग होते हैं। अब एक बार फिर से बोलिए, गर्व से कहिए आप हिंदू हैं, क्योंकि आपको निकम्मा बोला जा रहा है, आपको आरक्षण की बैसाखी वाला बोला जा रहा है, और आपके लिए कहा जा रहा है दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनके लिए ये कहा जा रहा है कि ये लोग कम दिमाग वाले होते हैं, योग्य नहीं होते हैं, मेरिटधारी नहीं होते हैं, इसलिए आरक्षण खत्म कर दिया जाना चाहिए आईआईटीज में। और जोर से बोलना चाहिए, गर्व से कहिए आप हिंदू हैं। आंकड़े 2015 से 2020 आईआईटी, मैं अनुपात बता रहा हूं, कभी जरूरत पड़े तो मुझसे सारे आंकड़े ले लीजिएगा। आईआईटी और आईआईएम में 5 सालों में जो आवेदन किए गए, उन आवेदन में 85 से 90% लोगों को बाहर कर दिया गया और सीटें वैकेंट रखी गई। स्टूडेंट में बोल रहा हूं मैं, और उनको आवेदन करने का 85% लोगों को बाहर किया गया, जबकि अपर कास्ट में ये रेशियो 35% है। यानी दलित, पिछड़े, आदिवासी जो अप्लाई कर रहे हैं आईआईटी और आईआईएम के लिए, उनका एडमिशन नहीं मिल रहा है, सीटें वैकेंट छोड़ दी जा रही हैं। गर्व से कहिए आप हिंदू हैं। और यही आंकड़ा जब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आता है तो वो तकरीबन 45% बन गया, जहां एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। तमाम ऐसे कोर्स हैं, हिंदी, हिस्ट्री, पोल साइंस, इन सब में, भूगोल, इतिहास में मिल जा रहे हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासी एडमिशन भी हो रहा है, पढ़ भी रहे हैं, नौकरी भी थोड़ा थोड़ा पा रहे हैं। कॉमर्स में, इंग्लिश में, बायोलॉजी में, जूलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और इन गणितीय वैज्ञानिक विषयों में सारी दलित, पिछड़े, आदिवासियों की सीटों का अनुपात निकाला गया तो तकरीबन 60% पोस्ट वैकेंट है, औसत मैंने निकाला है। वहां उनको कह रहे हैं कि वो काबिल लोग ही नहीं मिल रहे। गर्व से कहिए आप हिंदू हैं। अब आइए पूरे इस शिक्षा व्यवस्था का ये मामला है। 2018 का आंकड़ा है, कुल विश्वविद्यालयों में केंद्र और राज्य दोनों के विश्वविद्यालय, हाँ एक बात और कहनी भूल गया, 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आंकड़े मैं दे रहा हूं, देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आंकड़े हैं दोनों, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज, इन सब में जाइएगा और जरा पता लगाइएगा, जहां के आंकड़े यूजीसी ने मुझे दिया नहीं, कितने लोग हैं दलित, पिछड़े, आदिवासी जो प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वहां के आंकड़े ही नहीं है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जब ये आलम है तो राज्य विश्वविद्यालयों में क्या आलम है। अपने जिले के डिग्री कॉलेज में जाइए और देखिए कि वहां संविधान कितना लागू है। ये सवाल संविधान के लागू होने का है कि 70 साल बाद इस देश की 85% आबादी 15% से भी कम जगहों पर है, चाहे वो छात्रों का अनुपात हो, चाहे प्रोफेसर का अनुपात हो, कर्मचारियों का अनुपात हो। यानी संविधान लागू है इस देश में कि मनुस्मृति प्रकारांतर से। तो राज्य विश्वविद्यालयों का
आंकड़ा आप जरा देखिए और अपने जिले के किसी डिग्री कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज में जरूर जाइएगा। एक विभाग में एक जाति के 15 में से 12 लोग हैं और बाकी सब कुछ है ही नहीं। तो उच्च शिक्षा तो बात बिल्कुल वो है, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई। अनिल कुमार जी का थोड़ा सा भाषा बदल गई, अच्छा लगा। आते हैं स्कूली शिक्षा पर आते हैं और नई शिक्षा नीति पर आते हैं, इसलिए थोड़ा वक्त लूंगा। आज बहुत जरूरी और मेरा मनपसंद विषय है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस देश में आज सबसे जरूरी लड़ाई शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा को बचाने की है, जहां संविधान की खुलेआम हत्या करके मनुस्मृति को अब लागू कर दिया जाए। अच्छा, लोग बता रहे हैं कि आवाज मेरी बंद है। अच्छा, अब मेरी आवाज ठीक आ पा रही है? मोहम्मद जाहिद जी एक बार कंफर्म कर दीजिएगा मेरी आवाज ठीक आ रही है कि नहीं। ठीक है, ये सवाल है मनुस्मृति कैसे आ रही है। अब मैं नई शिक्षा नीति पर आ रहा हूं। तो ये कुछ आंकड़े थे, जो आंकड़े आपके सामने मैंने रखे हैं। अब नई शिक्षा नीति के मॉडल को देखिए। अब आप समझिएगा कि मनुस्मृति कैसे आ रही है। शुक्रिया आशीष। नई शिक्षा नीति लाई गई और इसका ढिढोरा यह पीटा गया कि नई शिक्षा नीति शिक्षा जगत में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। नई शिक्षा नीति एक संवैधानिक मूल्यों के आधार पर इस देश में सबको शिक्षा मिले, इसकी बुनियाद सुनिश्चित करेगी, ताकि इस देश में हर व्यक्ति शिक्षित हो और सबको उच्च शिक्षा अच्छी तरह से मिल पाए। अब कुछ जल्दी आंकड़े बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, आसान भाषा में बताता हूं, गांव गांव इस चीज को समझाइए। लव जिहाद, ट्रिपल तलाक, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान और ये सारे मुद्दे आपके नहीं है। अब आंकड़े जरा सुनिए, आपके मुद्दे क्या है। इस देश में जो बजट दिया जाता है वो बजट क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। इस देश में जो आम बजट है, पूरे जीडीपी का 4.7% बजट एलोकेशन किया गया था इस साल, और बजट एलोकेशन के बाद 3.1 को अप्रूव किया गया, 0.6% को वो किया गया, और जो हायर एजुकेशन या एजुकेशन का पूरा बजट है, एजुकेशन शिक्षा का पूरा बजट जितना पैसा सरकार खर्च करती है, 0.5% है पूरे जीडीपी का। पूरे जीडीपी का 0.5% बजट शिक्षा पर खर्च होता है। अब देखिए, जो मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं 2000 में, ये अब जो कहा गया, इसमें एक बहुत छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी कह देता हूं कि तीसरी तक की कक्षा आंगनबाड़ी शिक्षा विभाग के अंदर में होगी। 5 साल कार्यक्रम होगा, पहली, दूसरी, तीसरी और दो कक्षाएं, जिसे कक्षा 1 और 2 कहते हैं, वो फाउंडेशन कोर्स कही जाएंगी। कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के कोर्स को प्रिपरी, स्कूली शिक्षा की बात कर रहा हूँ, प्रिपरेटरी सिस्टम कहा जाएगा। 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा को मिडिल कहा जाएगा। 9वीं से 12वीं को सेकेंडरी कहा जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला लागू होगा। ये सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं। मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और एक अन्य अदर लैंग्वेज में ये दिया जाएगा, और एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा कि अंग्रेजी का जो कॉम्प्लेक्स है वो टूटे। संभव हो तो 8वीं के बाद से ये सारी चीजें शुरू कर दी जाएंगी। सेकेंडरी एजुकेशन में कोडिंग सिस्टम शुरू किया जाएगा, जो 6वीं से शुरू हो जाएगा, और बोर्ड एग्जाम से मुक्ति की बात कही गई, उसके दबाव से मुक्ति की बात कही गई। मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई होगी, एक साथ कई तरह की पढ़ाइयां आप पढ़ सकते हैं। क्रॉस करिकुलर एक्टिविटी होगी, यानी आप साइंस के साथ इतिहास भूगोल पढ़ सकते हैं। ये अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूं। स्किल के लिए वो किया जाएगा। गांव में स्कूल, लाइब्रेरी, बुक क्लब की बात कही गई है पेज नंबर 13 पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसके पूरे दस्तावेज मेरे हाथ में, उससे पढ़ रहा हूं, उसका कुछ शॉर्ट फॉर्म बनाया हूं। रिक्त पद भरे जाएंगे। जो अनुपात शिक्षक और छात्र का अनुपात 30 के जगह पे 1 है, उसको 25 छात्रों पर 1 शिक्षक की नियुक्ति तक ले आया जाएगा। ये सारी अच्छी अच्छी चीजें। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का जो ड्रॉप आउट रेशियो है उसको कम किया जाएगा। अब मेरा सवाल सुनिए। स्कूली शिक्षा, अच्छा माध्यमिक शिक्षा भी बता ही देता हूं, फिर एक साथ इसका विश्लेषण करेंगे। उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट की बात की गई है। क्रेडिट ट्रांसफर की बात कही गई। इसका मतलब आप समझते हैं,
बीए 1 साल करके निकल जाइए, फिर कुछ दिन अगर नहीं पढ़ पा रहे तो दूसरे साल में बाद में एडमिशन लीजिए, तीसरे साल में बाद में 4 साल का बीए होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी स्ट्रीम होगी, यानी एक साथ कई तरह के अलग अलग विषयों को भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक रेगुलेटर होगा, हायर एजुकेशन रेगुलेटिंग अथॉरिटी, जो HECI होगा। स्टैंडर्ड एक जैसा होगा जिसको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चलाएंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का निर्माण किया जाएगा। नेशनल असेसमेंट सेंटर स्कूल से लेकर कॉलेज तक एडमिशन के पूरे प्रोसेस को रखेगा। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग की बनाया जाएगा, जिसमें 3 चीजें होंगी। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद NHERC, जो सिंगल पॉइंट रेगुलेटर होगा, सबका नियंत्रण करेगा उच्च शिक्षा में। दूसरा होगा मेटा एक्रेडिटिंग राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC, जो मान्यता देगा कि कौन सा स्कूल कौन सा विश्वविद्यालय अच्छा पढ़ा रहा है। और तीसरा होगा उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद HEGC, जो पैसा देगा। और चौथा होगा सामान्य शिक्षा परिषद यानी जनरल एजुकेशन काउंसिल, जो स्नातक परिणाम और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क के जरिए सारी चीजें काम करेंगी। चेहरा विहीन संस्था होगी HECI, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई सवाल पूछ नहीं सकते। PM केयर फंड की तरह इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया। अब कुछ आंकड़े और बताता हूं, जल्दी से आंकड़े खत्म करूंगा, बोर मत होइएगा। आंकड़े बहुत जरूरी हैं। कई बार यह आरोप लगता है कि सामाजिक न्याय वाले केवल इमोशनल बातें कर रहे हैं। हम कर रहे हैं ना, आपको आंकड़े दे रहे हैं ना, आप इस आंकड़ों को गांव गांव पहुंचाइए। जो लव जिहाद पर, जो सिखों को गाली दे रहा है, जो मुसलमानों को गाली देता है, जो बैठ करके तमाम विपक्षी दलों को गाली दे रहा है और किसी की भक्ति मिली ना, उसे ये आंकड़े पढ़वाइए और कहिए कि तुम्हारे बच्चों के लिए क्या हो रहा है। संस्कृतिकरण किया जाएगा शिक्षा का, वैज्ञानिकरण नहीं करेंगे आप संस्कृतिकरण करेंगे। पहले भी तो संस्कृतिकरण था इस देश में, संस्कृतिकरण चलता है और संस्कृतिकरण अपने ढंग से काम कर रहा होता है। ज्ञान, प्रज्ञा, सत्य और ये सारी चीजों को करेंगे। के कस्तूरी रंगन की कमेटी बनी थी 2015 में और जिसके 2 लाख सुझाव आए थे, उनके आधार पर ये रिकमेंडेशन मिली है और इसके जरिए स्कूलों में ये सारा काम किया गया। अब स्कूलों के कुछ आंकड़े सुनिए। शिक्षा का संस्कृतिकरण किया गया। 1,05,000 कुल स्कूल हैं जिसमें एक शिक्षक है। 1,05,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर कोई ठोस कदम उठाएंगे क्या? इमारत और शिक्षक का अनुपात 50% से भी कम है। ये उन स्कूलों का आंकड़ा बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में ऐसे स्कूल 17,000 है जिसमें एक शिक्षक है, इमारत नहीं है, भैया टूटी फूटी जर्जर है। उत्तर प्रदेश में 17,000 है, राजस्थान में 13,575, आंध्र प्रदेश में तकरीबन 10,000, बिहार में तकरीबन 12,000। इतने स्कूल हैं जहां शिक्षक नहीं है। ये सारी चीजें क्या है? सन 2019 में सन 2000 में 83,99,443 शिक्षक थे। 2019 में 3 करोड़। 1995 में जो पैसा दिया गया वो कम हो गया है 2019 तक जाते आते। कहां तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना था शिक्षा व्यवस्था में और अब सरकारें शिक्षा व्यवस्था में पैसा नहीं खर्च करना चाहती। 28% सरकारी स्कूल, 14.8 उच्च शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जिसमें 30 से कम बच्चे होंगे। अब इसकी उस खतरनाक प्रावधान को सुनिए। स्कूलों में जहां बच्चे कम होंगे उन स्कूलों को बंद किया जाएगा या दूसरे स्कूल के साथ मर्ज किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान क्या कहता था? गांव गांव में स्कूल हो ताकि जिन बच्चों के यहाँ परिवार में गरीबी है, जिनके पास पैसे नहीं है, मुफ्त निःशुल्क उन्हें शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले और इमारत होगी, मिड डे मील मिलेगा, पढ़ने को मतलब खाने को, पहनने को सब कुछ होगा। और क्या आज हालत है? यूपी के स्कूलों में गाय भैंस बांधी जा रही, वो बहस का मुद्दा ही नहीं है। इसके बाद स्कूल बंद करेंगे और मेटा स्कूल बनाएंगे, यानी स्कूल अब आपके गांव से दूर होता जाएगा। और जैसे ही गांव से दूर होगा, किनके घरों के बच्चे स्कूलों से दूर होंगे? प्राइवेट स्कूलों में तो सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो सारी चीजें तो चलती रहेंगी। इसको विचार करिएगा, इसको सोचिएगा। इसी तरह से विश्वविद्यालयों को कहा गया है, डिग्री कॉलेजों को कहा गया है कि 3,000 डिग्री कॉलेज हैं, जो 3,000 से बच्चों से कम के जो डिग्री कॉलेज हैं वो बंद होंगे या दूसरे डिग्री कॉलेज में शामिल कर दिए जाएंगे। ये अब मामला है और ये सारा कुछ एक बड़ी यूनिवर्सिटी में बनेगा और एक नई वर्ण व्यवस्था उच्च शिक्षा में लागू कर दी गई है।
ग्रेडेड ऑटोनॉमी की। ग्रेडेड ऑटोनॉमी को आसान भाषा में समझाता हूं। 3 तरह के ग्रेड होंगे, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। ग्रेड सी वो डिग्री कॉलेज होंगे जहां बहुत खराब स्थिति होगी, गांव गांव में होगा, और वहां पर उन्हें कहा जाएगा, अनुदान दिया जाएगा, लेकिन उनको यह कहा जाएगा कि अगर आपके बच्चे कम हैं तो आपका स्कूल बंद किया जाएगा। 512 सरकारी, 277 निजी यूनिवर्सिटीज हैं, 40,000 डिग्री कॉलेज हैं। और नई शिक्षा नीति कहती है कि 40,000 डिग्री कॉलेज को कम करके अगले 20 साल में हमें 15,000 डिग्री कॉलेज पर लाना है। एक देश आगे बढ़ता है तो उसमें तो डिग्री कॉलेज बढ़ाते ना, आप मर्ज करेंगे या कम करेंगे। ग्रेड सी वाले डिग्री कॉलेज को हम ऐसा करेंगे कि या तो वो ग्रेड बी में कन्वर्ट हो और या तो वो जो है उनको कुछ मिलेगा नहीं। ग्रेड बी वाले डिग्री कॉलेज को कुछ पैसा अपने खर्च करना पड़ेगा सेल्फ फाइनेंस कोर्स के जरिए, और कुछ पैसा सरकार देगी। और जो ग्रेड ए में हो जाएगा, जो सवर्ण अपर कास्ट हो जाएगा, वहां ग्रेडेड ऑटोनॉमी मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज बनेंगी, टॉप डिग्री कॉलेज बनेंगे, जहां अच्छे कोर्स की पढ़ाई होगी, ग्रेड ए, ग्रेडेड ऑटोनॉमी, पेज नंबर 81 नई शिक्षा नीति के प्रावधान, पेज नंबर 81 पर ग्रेडेड ऑटोनॉमी। और इसका मतलब ये ग्रेड सी वर्ण व्यवस्था का शूद्र विश्वविद्यालय, शूद्र डिग्री कॉलेज, ग्रेड बी जिसमें सी अति शूद्र, बी शूद्र, और ग्रेड ए सवर्ण द्विज। इसका मतलब यह है कि अगर अच्छी शिक्षा जहां होगी, जहां पैसा, सब कुछ पैसा वहां मिलेगा, जहां पर ग्रेडेड ऑटोनॉमी होगी, वो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज की होगी। तो टॉप ब्रेन कहां पढ़ेंगे? ग्रेड ए में। और आपके बच्चे अगर विश्वविद्यालयों तक पहुंच गए, पहले तो पहुंचेंगे ही नहीं, स्कूल ही जब बंद हो रहे हैं, मेटा स्कूल बनने वाले हैं और स्कूलों को क्लब किया जाएगा, स्कूलों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा रहा है, तो स्कूलों से जाए आगे नहीं बढ़ पाएंगे, डिग्री कॉलेज तक पहुंच नहीं पाएंगे। और जब डिग्री कॉलेज में जाएंगे तो ग्रेडेड ऑटोनॉमी आपके बच्चों के हाथ से शिक्षा की व्यवस्था को छीन रही है। और उसके बाद शिगुफा कि विदेशी विश्वविद्यालयों को यहां सेंटर खोले जाएंगे, यहां के विश्वविद्यालयों के कुछ बच्चों को बाहर भेजेंगे और निजी निवेश इन विश्वविद्यालयों में खोल दिया जाएगा। तो निजीकरण के विश्वविद्यालय, अशोका यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वो तो है ना, उनमें किनके घरों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां रिजर्वेशन लागू है कि नहीं। और जिस फीस 300 रुपया फीस दे करके मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ करके दिल्ली विश्वविद्यालय की 5 साल की 5,000 रुपये फीस दे करके पीएचडी डिग्री लेता हूं, यही डिग्रियां लाखों रुपए में मिलेंगी। तो कल्पना करिए कि नई शिक्षा नीति में जो निजी निवेश है, विदेशी कैंपस को यहां खोले जाने का प्रावधान है, यहां के छात्रों को विदेश में भेजने का प्रावधान है। ये कौन लोग होंगे? आपके घर के बच्चे होंगे क्या? जो हिंदू धर्म खतरे में था उसको बचाने कल रात में दंगे में कहीं गए रहे होंगे, जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, महिलाओं के खिलाफ दिन रात ट्रोल कर रहे होंगे, वो ये विदेश पढ़ने जाएंगे क्या नई शिक्षा नीति के पेज नंबर 81 के ग्रेडेड ऑटोनॉमी के यूनिवर्सिटी में? तो ग्रेडेड ऑटोनॉमी के जरिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीधे अब उच्च शिक्षा में आ गया है। और इसका तार जुड़ा है 1990 से, जहां WTO के सामने जैसे किसानों वाले मसले में किया गया था ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को खत्म करिए क्योंकि हम किसानों के उत्पाद को कम पैसे में नहीं खरीद पाते हैं। इसी तरह से WTO में समझौते हो चुके हैं, ये सरकारी विश्वविद्यालय, ये सरकारी स्कूल, ये सरकारी डिग्री कॉलेज बंद करिए, कमजोर करिए इन्हें, ताकि हमारी इंस्टीट्यूट बने। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उन जगहों पर हो जहां से सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया जाता है। तो वो मजदूरों को तो बर्बाद कर चुके हैं, किसानों को बर्बाद कर दिया, और इसी के समानांतर नई शिक्षा नीति के जरिए ये सारे प्रावधान WTO के दबाव में ला दिए गए हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, कॉलेज बंद करने का। और पूरे इतने प्रावधान में एक शब्द, एक लफ्ज नहीं है आरक्षण का। फिर से सुनिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा, महिलाएं और वे सवर्ण भी सुने जो प्रगतिशील हैं, जो दावा करते हैं कि वो संविधान के साथ हैं। नई शिक्षा नीति के शताधिक पन्नों में एक लफ्ज भी आरक्षण का कहीं नहीं है।
गर्व से कहिए कि आप हिंदू हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा और यह है मनुस्मृति का राष्ट्र। कौन पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा, कहां पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा, इन सारे सवालों का जवाब है नई शिक्षा नीति 2020। आपके घरों में चर्चा होती है क्या? बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, खाने के टेबल पर साथ में बैठते हैं। जिस वक्त आप ये चर्चा कर रहे थे कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, मुसलमानों को ठिकाने लगाना चले, रोहिंग्या बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान बहुत गड़बड़ करता है, ये सब बहुत देशद्रोही हैं, नक्सली हैं, ये अर्बन नक्सल हैं, ये टुकड़े टुकड़े हैं, ये सब चर्चा जब खूब कर ले, खूब पेट भर जाए, तो नई शिक्षा नीति के नोटिफिकेशन, और अब तो ये लागू हो गई है, हर राज्य लागू कर रहा है, हर विश्वविद्यालय लागू कर रहा है। जरा इसको पढ़िए, स्कूल क्या है, नया क्या किया। अरे भाई ठीक है, आपने कुछ अच्छे काम किए कि 3 भाषा में पढ़ेंगे, दबाव परीक्षा का कम हो गया, ड्रॉप आउट रेशियो कम करना है, ज्यादा से ज्यादा इनरोलमेंट हो। और ये जो प्राइवेट सबको ले आ रहे हैं, जैसे किसान लड़ रहे हैं, वैसा काम आप शिक्षा में कर चुके हैं। ये है मनुस्मृति। ठीक है, गर्व से कहिए आप। अब एक आंकड़ा, आप कहेंगे कि प्राइवेट आने से क्या दिक्कत है भाई, सरकारी बंद थोड़े होगा। किसानों को समझा रहे ना, प्राइवेट मंडी आएंगी, सरकारी मंडी बंद थोड़ी होगी। वो मूर्ख है, प्राइवेट स्कूल आए, सरकारी स्कूल बंद थोड़े ही हो गए। लेकिन प्राइवेट स्कूल आने के बाद जो काबिल है, जिसके जेब में पैसा है, और जो अपर कास्ट है, शहरी लोग हैं जिनके जेब में पैसे हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में हजारों रुपए फीस देकर के अच्छी तालीम पा रहे हैं। और जो गर्व से कहता है कि वो हिंदू है, उसके बच्चों को सरकारी स्कूल, जहां न मास्टर है, जहां न पहनने को कपड़ा मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है, और आप कहते हैं कि वो बर्बाद नहीं होगा, सरकारी चीजें बंद नहीं होंगी। सरकारी अस्पताल को बंद कर दिया क्या? प्राइवेट अस्पताल ले आए। पैसा है जेब में, तो पैसा किसके पास है? 1% लोगों के पास, 73% लोगों का पैसा। तो इकोनॉमिकल गैर बराबरी, आर्थिक विषमता, जातिगत विषमता, सारा तो इस देश में। तो ये जो प्राइवेट चीजें आती हैं, इसका लाभ कौन लेगा? जो प्राइवेट मंडी बनाएंगे, किसान पूछ रहे हैं कि वो सबसे बड़ा कौन उसका लाभ लेगा? तो सरकारी चीजें बंद नहीं होंगी। आइए मैं बताता हूं सरकारी चीजें बंद कितनी हुई हैं। 2014-15 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद सरकारी संस्था है, इसका आंकड़ा थोड़ा ध्यान दे के सुनिए, फिर हम लोग जोर से वो नारा लगाएंगे। कितने कॉलेज बंद हुए हैं? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का आंकड़ा है 2014-15 में 77 कॉलेज बंद हुए हैं, और तकनीकी विद्यालय सरकारी 2015-16 में 126, 2016-17 में 173, 2017-18 में 134, 2018-19 में 99, 2019-20 में 92, और 4 महीने में 2020 के 4 महीने में 80 कॉलेज बंद हो चुके हैं। यानी 762 से 690,000 सीट खाली रखी गई, और 762 से ज्यादा सरकारी कॉलेज बंद किए जा चुके हैं जो तकनीकी कॉलेज थे। सरकारी बंद होगा जिसमें फीस बिल्कुल नाम मात्र की लगती थी, रिजर्वेशन लागू था, गरीब, कमजोर, मजलूम, किसान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, कुम्हार, लुहार, बढ़ई, नाई, मोची, धोबी, कुशवाहा, पाल, पटेल, मौर्य, यादव, ये दलित, जाटव, आदिवासी, ये सारे लोग पढ़ते थे, पसमानदा पढ़ते थे। सरकारी कॉलेज बंद, तो निजी कॉलेजेस में कौन पढ़ने जाएगा? और कैसे आप ये नई शिक्षा नीति के जरिए जो प्राइवेटाइजेशन ला रहे हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर में तो कहीं आरक्षण नहीं है। तो बिना आरक्षण खत्म किए, याद करिए उस नेता का बयान जिसने कहा था हम आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे, उसको इररिलेवेंट बना देंगे, आरक्षण औचित्यहीन बन जाएगा। और आरक्षण सरकारी शिक्षा में, सरकारी शिक्षा नई शिक्षा नीति से पूरी तरह खत्म, लागू हो गई मनुस्मृति, क्योंकि सरकारी जगहों पर आरक्षण और संविधान लागू होता है, निजी क्षेत्र में तो कहीं कोई संविधान उस तरह तो लागू नहीं होता। चलिए गर्व से कहिए आप, ये पूरा एक रूप है। बहुत विनम्रता से आपसे एक आग्रह करता हूं, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं, इस मंच पर बार बार आने की एक वजह ये भी है, तमाम लोग फोन करते हैं, तमाम लोग मेरे फेसबुक पेज पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर ये सारी बातें सुनते हैं, बहुत जोखिम लेके हम लोग ये बोलते हैं। लेकिन पता है हम लोग भी पूरी बात नहीं बोल पा रहे हैं। जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, खतरा इससे कई गुना ज्यादा है, और वो खतरा ये है
कि आपके बच्चों के हाथ से शिक्षा का अधिकार पूरी तरह छीना जा रहा है। अब शिक्षा उनके घर के बच्चों को मिलेगी जो अपर कास्ट, अपर क्लास, पुरुष, शहरी होंगे। फिर से समझिए, अपर कास्ट, अपर क्लास, शहरी, पुरुष। हिंदी में कहूं, आसान भाषा, बोलचाल की भाषा में, ऊंची जाति के, पैसे वाले, शहरों में रहने वालों को अलग शिक्षा मिलेगी। गरीब हैं आप, आपके घर में पैसे नहीं है, आप हिंदू धर्म बचाइए या पंचर जोड़ना चाहिए। हाँ, एक बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग छूटी गई। नई शिक्षा नीति कहती है कि हम सरकारी स्कूलों में शुरुआत से ही जो स्किल की ट्रेनिंग देंगे। पंचर जोड़ने वाले को हम देख लेंगे कि अच्छा वो पंचर जोड़ने वाला, उसको हम बचपन से ही पंचर जोड़ना सिखाएंगे, बड़ा होकर के अच्छा पंचर जोड़े। टोटी ठीक करने वाले को अच्छी टोटी बनाना सिखाएंगे ताकि बड़ा होकर के बढ़िया से टोटी जोड़े। चुनाई, पुताई, मोची का काम और बढ़ई का काम, लोहार का काम हम बचपन में ही देख लेंगे कि कौन बच्चा अच्छा कर रहा है, उसको हम और ज्यादा स्किल उसकी ट्रेन करेंगे। यानी तुम कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, इनके बच्चों को फिर से कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची बनाने जा रहे हो। ये कौन सी स्किल की ट्रेनिंग? वर्ण व्यवस्था यही है, मनुस्मृति यही है। गंभीरता से इस सवाल को सोचिएगा। नई शिक्षा नीति स्किल ट्रेनिंग के नाम पर किसको पंचर जोड़ना सिखाएगी भाई? टोटी बनाना किसको सिखाएगी? एक कुम्हार का, एक लोहार का, एक बढ़ई का, एक नाई का, एक मोची का लड़की या लड़का क्यों नहीं इसरो में साइंटिस्ट बनेगा भाई? स्किल कैसे उसको देखोगे आप उसको ट्रेंड नहीं किए, आप उसको कोर्स में एडमिशन नहीं दिए, उसको ट्रेंड नहीं किए, उसको पढ़ाई नहीं, तो तुम कैसे देख लोगे कि वो एक वैज्ञानिक नहीं बन सकता, वो एक डॉक्टर नहीं बन सकती, एक आदिवासी लड़की एक अच्छी डॉक्टर नहीं बनेगी? उसको कुकिंग करना सिखाएंगे आप स्किल ट्रेनिंग के नाम पर? नई शिक्षा नीति तो ये कह रही है भाई। किसके बच्चे टोटी, पंचर जोड़ना, पेंटिंग करना, बढ़ई काम करना, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, नाई, मोची कौन बनेगा? किसके बच्चे पढ़ेंगे स्किल ट्रेनिंग के नाम पर? और किसके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, वकील बनेंगे, जज बनेंगे, आईएएस पीसीएस बनेंगे? ये सोचने की चीज है। इसलिए नई शिक्षा नीति जो इसी कोविड की आड़ में लाई गई है, नई शिक्षा नीति जैसे किसानों के 3 बिल ला करके किसानों को बर्बाद कर दिया है, उनको निजी हाथों में छोड़ दिया है। उस पर बात है, इसी पेज पर पीछे जाके देखिएगा। जैसे श्रमिकों के हाथ से श्रमिक कानूनों का संशोधन करके उनके हाथ से उनके श्रम का मूल्य तक छीन लिया है, वैसे ही इस देश के गरीब, कमजोर, मजलूम, किसान, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा और महिलाओं के हाथ से शिक्षा के हक को पूरी तरह छीन चुके हैं। बेशक आज आपको नहीं समझ में आएगा, 20 साल बाद आप इन बातों को याद करेंगे। गर्व से कहिए आप हिंदू। तो मुझे लगता है मेरी तमाम बातें पूरी हो गई हैं, बातें पुनरावृत्ति हो रही हैं, इसलिए बहुत शुक्रिया, इस मंच का शुक्रिया जो लगातार ये सवाल उठा रहा है कि अमित शाह के बेटे जय शाह एक कंपनी बनाते हैं, उस कंपनी का 1 साल में टर्नओवर 50 गुना बढ़ जाता है, फिर अमित शाह के बेटे जय शाह बिना कभी क्रिकेट का बॉल और बल्ला पकड़े बीसीसीआई के चेयरमैन बन जाते हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बेटे बेटियां विदेशी विश्वविद्यालयों में अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, करोड़ों रुपए का एक वार्षिक के उसमें कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। इन सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, भारतीय जनता पार्टी के या और भी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के बेटे और बेटियां इन सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते, इन जो है देश के विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ते, वो विदेश में पढ़ते हैं। तो अमित शाह के अगर आप बेटे हैं तो आप जय शाह बन सकते हैं। आप रमेश पोखरियाल निशंक के बेटी हैं, मैं महिलाओं का सम्मान करते हुए पूरे एहतराम से बात कर रहा हूं। उसने ट्वीट किया था कि उसकी बिटिया किसी विदेश की एक यूनिवर्सिटी डिग्री पाकर के किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही है। रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री से कोई यह सवाल क्यों नहीं पूछता कि इस देश के दलितों की बेटियां, पिछड़ों की बेटियां, आदिवासियों की बेटियों ने कौन सा गुनाह किया है कि उनको इस देश में ये अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी? और आप उस पूरी शिक्षा को बेच दिए।
नई शिक्षा नीति, ग्रिडेड ऑटोनॉमी, मेटा स्कूल, ये सारे प्रावधान आपको बताए नहीं जाएंगे। ये वो जहर है जो अंदर से दे दिया गया है, बाद में पता चलेगा कि अरे ये तो अंदर से खराब कर दिया आपके पूरे शहर को, और आपको लगता है कि बाहर से दिखाने में बहुत अच्छा है। जैसे एक महोदय अभी यहां भी कह रहे हैं किसान बिल बड़ा अच्छा है। अरे सारे किसान मूर्ख हैं, नहीं समझ रहे। भाई विश्लेषण करना सीखिए, भक्त बनने से बचिए। और यह आखिरी वाक्य कह करके मैं जा रहा हूं। मनुस्मृति से लड़ने के लिए हमारे पुरखों ने बड़ी मेहनत की। शिक्षा वो हथियार है जिससे आप लड़ सकते हैं। गुलामगिरी पढ़ेंगे, एक आध लाइन तो आपको सुनाने का मन करता है, पढ़िए, किताबों से दोस्ती करिए। किताबें मुक्ति देंगी, किताबें आपको बचाएंगी, किताबें ही आपको आगे ले जाएंगी। गुलामगिरी में ज्योतिबा फुले कहते हैं गुलाम को गुलामी का, अंबेडकर ने ये कहा है कि गुलामी का एहसास करा दो, वो क्रांति कर देगा। और बिना इन्होंने क्या कहा गुलामगिरी में, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना वित्त गया, एक विद्या ने जाने कितने नुकसान किए। तो ये जो पूरा मामला है संघर्ष का मामला है, और संघर्ष अगर आप नहीं करेंगे, शिक्षा ही नहीं बचा पाएंगे, तो सोचिए आपके बच्चों के पास वो समझदारी नहीं बन पाएगी, वो अपना अतीत नहीं जान पाएंगे, वो अपना वर्तमान नहीं समझ पाएंगे, इसलिए वो अपना भविष्य नहीं ठीक कर पाएंगे। इसलिए अचानक एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्वयंसेवक आपके घर आएगा, 4 व्हाट्सएप के 5 न्यूज चैनल की क्लिप दिखाएगा और समझाएगा कि इस देश में मुसलमान सबसे बड़ा खतरा है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, और आप उसके पीछे चले जाएंगे, क्योंकि आपके बच्चों को भटकाने के लिए ही उसने पहले ही शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी। इस देश में अगर कुछ बचाना है तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था बचाइए, सरकारी शिक्षा। इस देश के हर गरीब कमजोर को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। सरकार का काम यह है, एक लोकतांत्रिक देश में सरकार का काम होता है शिक्षा देना। नई शिक्षा नीति के जरिए सब कुछ बेच दिया, ये है मनुस्मृति। और मनुस्मृति कह रही है कि मनुस्मृति में यह तय है कि शूद्र और महिलाएं शिक्षा पाने की योग्य नहीं है। और यही है दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद। पैर का काम पैर करे, मस्तिष्क का मस्तिष्क करे, हाथ का काम हाथ करे। एक बढ़ई, मोची, कुम्हार, लुहार, नाई, धोबी, मल्लाह, इन सारे लोगों के बच्चे नई शिक्षा नीति में या तो पढ़ने से वंचित हो जाएंगे, या इनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, अच्छे स्कूल नहीं मिलेंगे। अगर अच्छे स्कूल होंगे तो उनकी फीस इतनी ज्यादा रहेगी, आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। फिर वो एक दिन अचानक किसी लिंचिंग में चले जाएंगे, हिंदू धर्म को बचाने चले जाएंगे, मंदिर आंदोलन में चले जाएंगे, हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने चले जाएंगे, नाचेंगे सरस्वती पूजा में, सत्यनारायण भगवान की कथा में चले जाएंगे, तमाम चीजों में उलझेंगे, किताबों से दूर हो जाएंगे, कलम वो किताब से दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं जाते जाते ये आखिरी कमेंट है, सामाजिक न्याय मंच का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आमंत्रित किया। सोचें, विचार करें, और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप मुझसे पूछिएगा, गाली देना दीजिएगा। हम भगत सिंह, अंबेडकर, फूले, पेरियार के वारिस हैं, सच कहते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी